टेबल पे एक स्लैम करता है और बोलता है, तो मिस्टर बैरन, अगर आपके पास पैसे नहीं तो मैं आपको एक आइडिया सजेस्ट करने वाला हूँ। आप अपनी बैरनिश और महल में जितने भी सारे लेडी वर्कर्स हैं उनको हम लोगों को बे क्यों नहीं देते। और जेवियर घर के अंदर आकर बोलता है, यस मास्टर लॉयड, बोलिए क्या है। और लॉयड एक डेविलिश लुक के साथ बोलता है, उन दोनों के हाथ को काट डाल। पोपोडोंग का एक सीन देखते हैं जो कि अभी बहुत ही घमंड में दिख रहा है। बोल रहा है, साढ़े तू बहुत ही छोटा बोल रहा था ना मुझे, एक बार पैर हिला दिया तो तेरा तंदूरी भरता बन जाए। यो गाइस, वी आर बैक विद द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर पार्ट 2। पार्ट 2 शुरू करने से पहले गाइस, मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 देख लो और बिना देरी के पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लॉयड अपने बिजनेस की बातें कर रहा था, अभी वहां पे एक मिस्टीरियस पर्सन एंट्री करता है और वो देखकर लॉयड और जो जेवियर था वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। उसके बाद से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कैसल का सीन, जहां पर लॉयड डिनर टेबल पे बैठ के किसी के साथ डिनर कर रहा था। और उसी के बाद हम देखते हैं लॉयड सोचता है कि मैंने इतने दिनों तक तो छुप छुप के काम कर लिया, बट अगर अभी इनको पता चल गया और इन्होंने मेरा काम रोक दिया तो मैं क्या करूंगा। और ये देख के हमें समझ आ रहा है कि ये शायद लॉयड का फादर हो सकता है, इसका मतलब वहां का किंग या बैरन समझ सकते हो। और उसी के बाद लॉयड का बाप बोलता है, तो इस बार तुम क्या बंड खराबा करने की कोशिश कर रहे हो। और उन्हीं के रिप्लाई में लॉयड बोलता है कि पब ओनर ने मुझे वो चीज बनाने के लिए ऑर्डर किया था, इसी वजह से मैंने उसके लिए बनाया है। और उसके रिप्लाई में लॉयड का फादर बोलता है, तो क्या टाउन के बाकी लोगों ने भी तुमको बनाने के लिए ऑर्डर दिया है। और इसके रिप्लाई में लॉयड बोलता है, तो क्या आपको सब कुछ ही पता है। उसके रिप्लाई में लॉयड का फादर बोलता है कि ये वो लोग हैं जिनको हमें नजर रखना पड़ता है और मैं तुम्हें उन लोगों के साथ नाइंसाफी करने को नहीं दे सका। और इसके रिप्लाई में लॉयड बोलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाला। और लॉयड मन में सोचता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, सब लोग मेरे बारे में बुरा ही सोचेंगे, क्योंकि मेरे पास ने जो काम किया है वो ऐसा ही सोचने के लिए मजबूर करता है। और उसके बाद लॉयड चेयर से उठता है और बोलता है, तो अगर हमारा बात खत्म हो गया हो तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और वो मन में सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जब लॉयड जा ही रहा होता है तभी लॉयड का फादर पीछे से बोलता है, ये सब कुछ मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी फैमिली की कंडीशन अभी बहुत अच्छी नहीं है और ये तुम्हें जरूर पता ही होगा क्योंकि तुम्हारे पास आंख और कान है चीजें देखने के लिए। और लॉयड का फादर ये भी बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं इससे हैंडल कर लूंगा, तुम बस आराम करो। और ये सुनकर लॉयड मन में सोचता है कि मैंने ये बातें कहीं ना कहीं पर सुनी है। और यहीं पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर लॉयड का जो रीइंकार्नेट होने से पहले का बॉडी था, मतलब सुहो किम का बॉडी, सुहो किम के फादर बोलते हैं, ये सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, तुम बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो तुम सबके पेरेंट्स ऐसे ही होंगे क्योंकि उन लोगों को जितना भी मुश्किल हो वो कभी तुम्हें इसके बारे में नहीं बताएंगे या फिर बोल सकते हो ये महसूस नहीं करने देंगे। स्टोरी में वापस आता है, हम देखते हैं लॉयड सोच रहा था कि वहां पर क्या सब कुछ बढ़िया होगा, इसका मतलब उसके पास के जो फैमिली थी उसके बारे में बोल रहा है वो। और लॉयड ये भी मन में बोलता है कि मुझे पता है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, जितना भी बोले कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है और क्या सिचुएशन है अभी। और उसके बाद लॉयड जाते हुए बोलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ ही हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं लॉयड बोलता है कि काश ये बातें मैं कुछ साल पहले अपने खुद के बाप को भी बता सका। और उसके खुद के बाप को मतलब पीछे वाले जो सुहो किम के फादर की बात कर रहा है उसकी। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड वहां से निकल जाता है और वो कुछ सोचते सोचते सामने बढ़ ही रहा होता है। वो सोचता है कि टोटल हमें 32 स्टाइल ए कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स मिले हैं और 57 स्टाइल बी कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर मिले हैं और मुझे इन सभी कामों का हाफ पेमेंट मिल चुका है कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी दो लोग लॉयड के सामने आ जाते हैं और उन दोनों का नाम हमें बताया जाता है। तो मोटे वाले का नाम है मेटल और पतले वाले का नाम है शिलो। तो वैसे तो मैं इन दोनों को मोटा और पतला ही बताऊंगा तो तुम समझ लेना। और ये दोनों लॉयड को देखकर नजरअंदाज करके वहां से चले जाते हैं। और ये देखकर लॉयड सोचता है कि ये लोग कैसे लोग हैं, मैं इस टाउन का लॉर्ड का बेटा हूँ और इन लोगों ने मुझे ग्रीट नहीं किया, आखिर ये दोनों छुछुंदर है कौन। और उसके बाद हम देखते हैं ये दो लोग लॉयड के बाप के पास आ चुके हैं और उनमें से वो पतला वाला बोलता है कि आप और कितने दिन लेने वाले हो हमारे कर्ज को चुकाने के लिए, आपने जो 5 दिन रिमांड पे मांगे थे वो कब के पूरे हो चुके हैं। और उसके बाद वो मोटा वाला बोलता है कि अगर आप ऐसे ही हम लोगों को घुमाने वाले हो तो हमारे पास एक्शन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। और उसके बाद वो पतला वाला बोलता है कि मुझे लगता है कि आपके पैलेस में कुछ तो सामान होगा जिसे बेचकर आप हमारे लिए थोड़े पैसे ला सको। और ये सारी बातें पीछे से लॉयड भी सुन रहा होता है। लॉयड मन में बोलता है कि ये बहुत ही बढ़िया टाइमिंग है इन लोगों का आने का। और उसके बाद हमें स्टेटस दिखाया जाता है कि लॉयड के पास अभी करेंटली 36 पॉइंट्स है। और उसके बाद से हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर लॉयड अपने घर के अंदर बैठ के सोच रहा था कि मेरे पास अभी 36 पॉइंट्स है जो कि मैंने जेवियर को इम्प्रेस करके कमाए हैं, तो अभी मैं इन पॉइंट्स का क्या करने वाला हूँ। और उसी के बाद
नोटिफिकेशन पैनल आता है कि आप अपने पॉइंट्स को आपके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हो। और उसके बाद लॉयड बोलता है वाह, तो क्या ये बेकार नोटिफिकेशन पैनल भी कुछ अच्छा काम बता सकता है हमको। और ये देखकर नोटिफिकेशन पैनल रिप्लाई देता है साले जो मिल रहा है वो ले ले, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। और लॉयड बोलता है ठीक है माफ कर दो। और उसके बाद लॉयड का जो सिस्टम है वो लॉयड को पूरा स्कैन करने लगता है और लॉयड की एबिलिटीज दिखाने लगता है, जिनमें से ज्यादातर तो फालतू स्किल्स ही होती हैं, बट उनमें से 2 इंटरेस्टिंग स्किल्स होती है जो देखकर सिस्टम भी शॉक हो जाता है, जिनमें से एक का नाम है वाटर सप्लाई एंड सेग थ्योरी। मतलब इसका मतलब ये है कि ड्रेनेज सिस्टम और जो डैम वगैरह का सिस्टम है उसके बारे में लॉयड को अच्छा खासा नॉलेज है। और दूसरा है स्ट्रीट स्ट्रक्चर डिजाइन, और ये दोनों ही स्किल्स लॉयड के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है फ्यूचर में। और लॉयड के इन स्किल्स को देखकर सिस्टम बोलता है तुम गधे लगते तो हो, बट थोड़ा बहुत ज्ञान तुम में भी है। और ये देखकर लॉयड गुस्सा हो जाता है। लॉयड बोलता है तू चुप कर बे साले। उसी के बाद हमारे सामने नोटिफिकेशन पैनल आता है कि लॉयड को अगर अपना स्किल इंप्रूव करना है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। उसको उसकी जो बेसिक सर्विस है उसको इंक्रीज करने के लिए 15 पॉइंट्स लगेंगे, और जो बेसिक डिजाइनिंग है मतलब रूम या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह समझ सकते हो वो बनाने का डिजाइन, वो इंप्रूव करने के लिए 15 पॉइंट्स लगेंगे। ये देखकर लॉयड थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि वो इन दोनों में से क्या ले। तो क्या लगता है तुम्हें वो क्या लेगा? वो अपनी दोनों उंगलियों से इन दोनों को एक साथ टच कर देता है और टोटल 30 पॉइंट्स देकर वो ये दोनों स्किल एक्वायर कर लेता है। उसके बाद उसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। वो अपने आंखों से ही अपने माइंड के अंदर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर वो बनाना चाहता है या फिर बनाने वाला है वो सब इमेजिन करके एक 3D सिमुलेशन टाइप का बना सकता है, जिसके मदद से उसे डिजाइनिंग के अंदर बहुत ही हेल्प होने वाली है। और वो हवा के अंदर कहीं पर भी कोई भी मॉडल या फिर पेंटिंग बोल सकते हो ड्राइंग कर सकता है, जिसके मदद से उसे कभी भी अगर किसी भी स्ट्रक्चर के डिजाइन का जरूरत हुआ तो वो इन एन इंस्टेंट उसे डिजाइन करके चेक कर सकता है। और इसके बाद लॉयड घर में आता है और बेड पे बैठकर फिर से सोचने लगता है कि चीजें तो सब बढ़िया हो रही हैं, बट क्या जेवियर अकेला इतना सारा कंस्ट्रक्शन कर पाएगा? और अगर मेरे वर्ल्ड में होता तो कोई जेसीबी की मदद से मैं कुछ बढ़िया सा कंस्ट्रक्शन कर सकता था। और इसके बाद नोटिफिकेशन पैनल आता है कि अगर तुम चाहो तो एक समन कर सकते हो, जिसके मदद से तुम्हें कोई बीस्ट मिलेगा और उस बीस्ट की मदद से तुम कोई भी काम करवा सकते हो। और ये देखकर लॉयड बोलता है क्या सच में एक बीस्ट? और उसके बाद लॉयड देखता है कि एक बीस्ट को समन करने के लिए उसके पास मिनिमम 50 पॉइंट होने चाहिए। और ये देखकर वो सोचता है मेरे पास तो बस एक ही पॉइंट पड़ा हुआ है, मुझे अभी फिर से 49 पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद वो सोचता है एक समन, हाँ मुझे एक समन में क्या मिल सकता है? क्या एक ड्रैगन, एक शक्तिशाली गोरिल्ला, या फिर एक तेज रफ्तार यूनिकॉर्न हॉर्स? अगर मुझे अपने हिसाब से कुछ चुनने को मिले तो मैं कुछ ताकतवर चीज ही डिमांड करूंगा, जिसके मदद से मेरा कंस्ट्रक्शन का काम हो पाए। बट उससे भी पहले मेरा मेन जो काम है वो है आरपी पॉइंट्स जमा करना, और मुझे इतने सारे आरपी पॉइंट एक साथ तभी मिल सकते हैं जब मैं एक की कैरेक्टर को इम्प्रेस करूं। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा स्टोरी के अंदर लॉयड को किसी भी कैरेक्टर या फिर की कैरेक्टर को इम्प्रेस करने के बाद वहां से आरपी पॉइंट मिलते हैं। की कैरेक्टर को अगर तुम इम्प्रेस करोगे तो वहां से नॉर्मल कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा आरपी पॉइंट्स मिलेंगे। वहां से हम प्रेजेंट के सीन पे आते हैं। वो मोटा वाला बंदा टेबल पे एक स्लैम करता है और बोलता है तो मिस्टर बैरन, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपको एक आइडिया सजेस्ट करने वाला हूँ। आप अपनी बैरनिश और महल में जितने भी सारे लेडी वर्कर्स हैं उनको हम लोगों को बे क्यों नहीं देते? और ये सुन के ऑफकोर्स बैरन बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और तभी पीछे से लॉयड घर में एंट्री करता है और उस मोटे वाले बंदे के सर पे हाथ रखता है। ये देखकर वो मोटा वाला बंदा बोलता है कौन हो तुम, क्यों तुमने मेरे सर पे हाथ रखा? और पीछे से बैरन बोलता है लॉयड, और उसका नाम सुन के मोटा वाला बंदा बोलता है ओ लॉयड, तो तुम्हारा बड़ा बेटा जिसका बिहेवियर का चर्चा पूरे शहर में है कि वो कितना बेवड़ा और कितना एसहोल है। और उसके रिप्लाई में लॉयड कुछ नहीं बोलता है। लॉयड बस ये बोलता है कि तुम्हारा वारंट दिखाओ एक बैरन से मीटिंग करने का, और अगर तुम्हारे पास वो वारंट नहीं है तो तुम वहां से निकल जाओ। और ये सुन के वो मोटा वाला बंदा बोलता है क्या, कैसा वारंट? और इस बात के रिप्लाई में लॉयड बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द रॉयल फैमिली नोबिलिटी एक्ट आर्टिकल 3 क्लॉज 6, जिसके वजह से तुम किसी भी अगर नोबल से मिलना चाहो तो उसके पहले तुम्हें एक परमिट या फिर बोल सकते हो एक परमिशन लेटर लाना पड़ेगा, और तभी तुम किसी भी नोबिलिटी से मिल पाओगे। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम किसी भी नोबल से नहीं मिल पाओगे। और इस एक्ट को इसीलिए बनाया गया था जिससे कि नोबल लोगों की प्राइवेसी पर ध्यान रखा जा सके, जिससे कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा यहाँ पे बिना परमिशन के ना घुस पाए। ये सुन के वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। उन दोनों में से वो मोटा वाला बोलता है क्या बक रहा है बे साले तू, क्या ये सब, मुझे तो इस एक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और ये सुनने के बाद लॉयड बोलता है ओह तो तुम्हें पता नहीं है, तो चलो हम तुम्हें बता देते हैं। और उसके बाद लॉयड जेवियर को बुलाता है और जेवियर घर के अंदर आकर बोलता है यस मास्टर लॉयड, बोलिए क्या है? और लॉयड एक डेविलिश लुक के साथ बोलता है उन दोनों के हाथ को काट डालो। ये सुनकर वो दोनों पैनिक करने लगते हैं और बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और उसके बात को सुनकर लॉयड बोलता है कि जैसे कि मैंने बोला कि चलो देखते हैं कि ऐसा कोई एक्ट है या नहीं, हम देखेंगे कि रॉयल जज
किसके फेवर में अपना जजमेंट देगा। और जेवियर को स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ते हुए देख कर ये दोनों ही पैनिक करने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और भागते हुए ये बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे कितने दिनों तक बच पाओगे, तुम अपने इस डिसीजन पे जरूर पछताओगे। और ये बोलने के बाद वो दोनों भाग जाते हैं वहां से। और उसके बाद लॉयड का फादर बोलता है, लॉयड वो पूरा का पूरा शॉक में चला गया था। वो बोलता है कि तुमने उन दोनों को ये क्या बता दिया, हमारे पास इतना मनी अभी नहीं है कि हम उन दोनों को पैसा दे पाए। और उसके बाद लॉयड अपने बैग पे जो पैसे की बोरी थी वो निकालता है और टेबल पे रख के बोलता है, ये लो, ये मेरे ऑर्डर्स में से कलेक्ट किया हुआ एडवांस मनी है, आप इससे कुछ दिनों तक तो एक्सपेंसेस को कवर कर पाओगे। ये सुनकर लॉयड का फादर बोलता है, क्या ऑर्डर से पैसा, तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या तुमने डरा धमका कर उन लोगों से ये पैसा लिया है। और उनके रिप्लाई में जेवियर बोलता है, माय लॉर्ड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हर वक्त लॉयड सर के साथ ही था और उन्होंने कुछ भी गलत काम करके ये पैसे नहीं लिया है। और ये सुन के लॉयड का फादर जो है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि जेवियर का फेस देखकर मुझे लग तो नहीं रहा कि वो झूठ बोल रहा है, और ऐसा लगता है कि जेवियर लॉयड के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट कर रहा है। उसके बाद लॉयड बोलता है, तो हमें अभी जाना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और तभी वो दोनों जाते जाते बातें करते हैं। जेवियर बोलता है, मुझे तो पता नहीं था कि आपको कभी भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट था, मतलब वो आर्टिकल वाला की बात कर रहा है। लॉयड बोलता है, अरे यार मुझे थोड़ी पता होगा, मैंने कहीं से भी उठा के बता दिया। उसके बाद लॉयड मन में सोचता है, बट सच्चाई तो ये है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में जो ये नॉवल पढ़ी थी उसमें ये लिखा हुआ था, जब अपना लोन ना चुकाने की वजह से बैरन और बैरनेस सुसाइड कर लेते हैं, उसके बाद वो दोनों लोग बैरन और बैरनेस की बॉडी को बेच कर पैसे चुकाने के लिए आते हैं, बट लॉयड उन दोनों के गर्दन को काट देता है। और इसी आर्टिकल के तहत जेवियर को भी कोई सजा नहीं होती। और उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और लॉयड ये सोच रहा होता है कि कहानी का फ्यूचर जानना बहुत ही फायदेमंद होता है कभी कभी। इसके बाद वो ये भी सोचता है कि मुझे जल्द ही एक नोटिफिकेशन आने ही वाला होगा। और उसी के बाद नोटिफिकेशन पैनल आता है कि आपने बैरन फंट्रेरा यानी कि लॉयड के फादर को इम्प्रेस कर दिया है, और इसके वजह से और एक की कैरेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए आपको 6 आरपी पॉइंट्स मिलते हैं, और आपका भी टोटल आरपी पॉइंट है 61। और ये देखकर लॉयड मन ही मन में खुश हो रहा होता है। वो बोलता है कि जैसा कि मैंने प्लान किया था, अब मैं तैयार हूँ एक समनिंग के लिए। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई फील्ड पर लॉयड खड़ा हुआ था और वो चारों तरफ देख लेता है कि कोई आ तो नहीं रहा। उसके बाद वो समनिंग रिचुअल चालू करता है 50 आरपी पॉइंट देकर, और उसके बाद वहां पर एक ग्रीन कलर का पोर्टल ऑन होने लगता है। पहले तो लॉयड का रिएक्शन बहुत ही क्रेजी था, बट उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि ये पोर्टल तो बहुत ही छोटा है। और उसी के बाद उस पोर्टल के अंदर से एक छोटा सा हैमस्टर निकल के आता है, जिसे देखकर लॉयड बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है। और ये देखकर लॉयड बोलता है, क्या एक चूहा। और ये बात सुनकर वो हैमस्टर जो था वो बहुत ही उदास हो जाता है। और उसके बाद लॉयड वहां से जाने लगता और वो बोलता है, मुझे नहीं लगता कि एक चूहा मेरी कोई मदद कर पाएगा। और पीछे से वो चूहा हैमस्टर चिल्ला चिल्ला के उसे बुलाने लगता है। और लॉयड पीछे घूम के आता है और उस चूहे से पूछता है, ओ तो क्या तुम मेरी कुछ मदद कर पाओगे, तो तुम्हारा एबिलिटी क्या है। और उसके बाद वो चूहा अपने मुंह में कुछ चबाने लगता है और वो चबा के थूक देता है 2 पर्चियां। और उसे देखकर लॉयड बोलता है कि ये क्या है, वो यूजर मैनुअल वगैरह है क्या। और उसके बाद लॉयड वो यूजर मैनुअल पढ़ता है और उसको इस चीज के बारे में पता चलता है। इसका नाम है पोपोडोंग और ये एक एडोरेबल हैमस्टर है। और उसी के साथ उसे 2 तरह के बीज मिले थे, इसके मदद से ये हैमस्टर अपना साइज चेंज कर सकता था। जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो लाल वाला सीड था उसके मदद से वो हैमस्टर ज्यादा से ज्यादा 12 घंटों तक अपने साइज को बढ़ा कर रख सकता है, और जो नीला वाला सीड था उसके मदद से वो जो हैमस्टर है वो टोटल 12 घंटे तक अपने साइज को छोटा करके रख सकता है। और अगर आपके सीड्स खत्म हो जाए तो दोनों सीड्स का एक एक पेयर लेने के लिए आपको 1 आरपी पॉइंट से खरीदना पड़ेगा। मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि 1 आरपी पॉइंट में एक नीला सीड और एक लाल सीड। और ये पढ़ने के बाद लॉयड उस पोपोडोंग या फिर हैमस्टर बोल सकते हो उससे पूछता है कि आखिर तुम कितने बड़े हो सकते हो। और उसके रिप्लाई में हैमस्टर बोलता है पोपोडोंग। और ये देखकर लॉयड बोलता है, यार तुम छोड़ो भाई, मैं खुद ही देख लूंगा। और उसके बाद लॉयड वो लाल वाला सीड हैमस्टर को खिला देता है, जिसके मदद से हैमस्टर 12 घंटों तक अपने साइज को बड़ा करके रख सकता है। और उसके बाद वो हैमस्टर जो है वो लाल वाला सीड खाने लगता है और इंस्टेंटली वो हैमस्टर बड़ा होने लगता है। इतना बड़ा हो जाता है लॉयड वहां से उसके शरीर की वजह से दूर में जाके गिर जाता है। और ये हैमस्टर इतना ही बड़ा हो चुका था कि लॉयड वो देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये कम से कम 15 फीट तक बड़ा होगा, या फिर नहीं ये 30 फीट तक भी बड़ा हो सकता है। और उसके बाद हम पोपोडोंग का एक सीन देखते हैं जो कि अभी बहुत ही घमंड में दिख रहा है। बोल रहा है, साढ़े तू बहुत ही छोटा बोल रहा था ना, मुझे एक बार पैर हिला दिया तो तेरा तंदूरी भरता बन जाएगा। और उसी के बाद हमें पोपोडोंग की थोड़ी एबिलिटी बताई जाती है। अभी पोपोडोंग का डिगिंग स्किल है लेवल 1 पर, और उसी के बाद एक दूसरा स्किल है जो है पिकिंग डर्ट लेवल 2, मतलब वो मिट्टी को प्लेन करने का आई थिंक। और उसी के बाद एक और है जो है चिक पॉकेट्स लेवल 1, और इसके
जिसके मदद से वो कुछ भी चीज को चबाकर एक परफेक्ट शेप दे सकता है। और ये देखकर लॉयड बोलता है जैकपॉट, मुझे ऐसी ही चीज की जरूरत थी। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड अपने महल के अंदर लॉयड सोचता है कि अगर मैंने अचानक से एक इतने बड़े बीस्ट को समन कर लिया तो सब लोग बहुत ही हैरान हो जाएंगे और मुझे सस्पिशियस नजरों से देखने लगेंगे, जिस वजह से मुझे एक बुक कैरी करनी चाहिए और वही से मैं इस चीज को समन कर पाऊंगा। बस अभी तो वो मेरे पॉकेट में सो रहा है, देखो हूं ना मैं स्मार्ट। और उसके बाद लॉयड फिर से सोचता है कि बाकी सारी चीजें तो हो गई, अब जो मेन चीज है वो है लेबर और वही मुझे अभी चाहिए। फिर हमारे सामने सीन कट होता है और एक दूसरे जगह दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग लॉयड के सामने खड़े हुए थे और वहाँ पर लॉयड बोलता है कि मुझे दोहराओ और लॉयड बोलता है सेफ्टी फर्स्ट। बाकी सब बोलते हैं सेफ्टी फर्स्ट, ये क्या बात बोल रहा है साले। और हमें दिखाया जाता है कि ये 30 सोल्जर्स हैं वैरन फंटरा के जो सिपाही है उनमें से। और उसके बाद लॉयड मन में सोचता है कि ये लोग बस खा रहे हैं, पी रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, कुछ काम का चीज कर ही नहीं रहे। बैरन के ऊपर मतलब उसके फादर के ऊपर पहले ही इतना सारा कर्जा है, बट फिर भी बैरन इन लोगों को पेमेंट दे रहा है। वो इन लोगों को क्यों नहीं निकाल देता मुझे समझ में नहीं आता। और उसके बाद वो यही बोलता है कि कुछ भी हो अभी मेरा ही फायदा होगा, अभी मैं अपना लेबर वर्क इन लोगों से फ्री से करवाऊंगा। लॉयड बोलता है सब लोग ध्यान से सुनो, तुम लोग एक आर्मी हो और आर्मी होने का क्या ही फायदा अगर तुम लोग काम ना करो तो। काइंड ऑफ लॉयड यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद लॉयड मन में सोचता है कि मैं जब आर्मी में था मैं अपना पूरा का पूरा टाइम बस गड्ढे खोदने में लगा देता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड बोलता है वो जो सामने तुम मिट्टी देख रहे हो वो मैंने पूरे रात मेहनत करके नदी से उठाया है। बट उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉयड सोच रहा है कि एक्चुअली ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारा का सारा काम जो हमारा हैमस्टर था पोपोडोंग, मैं इसे पोपोडोंग बताऊंगा हैमस्टर की जगह, हमारा जो हैमस्टर था पोपोडोंग इसने सारा का सारा काम किया है। और उसके बाद लॉयड चिल्ला के बोलता है तुम लोग अभी वही करोगे जो मैं बताऊंगा, अभी तुम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करोगे हमारे जो न्यू बिजनेस है उसके लिए, तुम लोग इस सारे के सारे मिट्टी को यहाँ से उठाकर कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाओगे। और इसे देखकर वो उन लोगों का चेहरा उतर जाता है। इसे देखकर लॉयड सोचता है कि मैंने ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था। और तभी पीछे से कोई आता है और बोलता है मास्टर लॉयड। वो बोलता है कि मास्टर लॉयड आप यहाँ पे मेरे सोल्जर्स के साथ क्या कर रहे हैं। और हमें इसका नाम बताया जाता है, ये एक सीनियर नाइट है जिसका नाम है न्यूमन। और उसे देखकर लॉयड बहुत ही खुश हो रहा होता है। वो मन में ही बोलता है मुझे पता ही था कि ये आकर मुझे ऐसे जरूर कुछ ना कुछ पूछेगा। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि रॉयल पैलेस में टोटल 3 हाई रैंकिंग नाइट्स है, जिनमें एक है नोमन जिससे हमने अभी अभी मिला, एक है बार्लिन जो आई थिंक सेकंड रैंकिंग पे आता है और उसके बाद फर्स्ट रैंकिंग पे आता है जेवियर। और लॉयड हमें ये भी बताता है कि उसके पास ने जब उसने वो लाइट नोवेल पढ़ी थी तब उसने आखिर तक ये बुक पढ़ के रखी थी और उसे ये पता है कि आखिर तक जो है जेवियर और बार्लिन थे वो दोनों ही बैरन के लिए लॉयल थे। बट जो नोमन है उसने आखिर में जाकर गद्दारी कर दी और अपनी किंगडम की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दूसरे किंगडम के राजाओं को बेच दिया और वहां से भाग गया, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा अटैक इस किंगडम के ऊपर हुआ और इसका बदला मैं जरूर लूंगा। और तभी हम प्रेजेंट सीन पे आते हैं और लॉयड पीछे घूम के एक स्माइल फेस के साथ बोलता है सर नोमन क्या आपको दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मन यहाँ पे बोलता है मुझे तो पता है तू क्या कर रहा है और मैं देख ही पा रहा हूँ तू मेरे सोल्जर्स को ये मिट्टी उठाने का ऑर्डर दे रहा है, एक सोल्जर ऐसा घटिया काम कभी भी नहीं करेगा। और इसके रिप्लाई में लॉयड बोलता है अच्छा मुझे लगा है कि तुम थोड़े नाराज हो मेरे काम से, तुम लोग इतना सारा पैसा ले रहे हो और बिना काम के बैठे रहोगे तो क्या मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा बिना काम करवाए। और हाँ ये भी सुन लो मेरे पास मेरे पापा यानी कि बैरन का परमिशन भी है। और इसके रिप्लाई में नोमन बोलता है मुझे पता नहीं कि तुमने लॉर्ड को कैसे कन्विंस कर लिया, बट मैं तुम्हारी इन फूलिश चीजों से नहीं सुनने वाला। मैं अपने सोल्जर्स को ऐसे बेकार काम नहीं करने दूंगा, आप बस अपने पर्सनल कामों के लिए मेरे सोल्जर्स को यूज कर रहे हो, क्या मैं गलत हूँ। और इसके रिप्लाई में लॉयड बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम एकदम सही बोल रहे हो, बट अगर तुम्हें अपने सोल्जर्स को ये सब काम नहीं करवाना तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। और ये सुन के नोमन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है ये साला भैन का टका 2 दिन पहले दारू पी के पड़ा रहता था, अब मुझसे फाइट करने का बात कर रहा है, इसको तो अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। उसके बाद लॉयड जो है वो अपने हाथ में जो फावड़ा था उसको मिट्टी में घुसाता है और वहां से जो मिट्टी थी उसे उछाल के नोमन के मुंह पर मार देता है। और इसके बाद नोमन और भी गुस्सा करने लगता है। वो बोलता है तू साला ससुर की औलाद, तूने अभी एक ऑनरेबल नाइट की इज्जत पर कीचड़ उछाला है। और उसके बाद वो मन में सोचता है कि तू बस एक गरीब किंग के बेटे के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये सुन के लॉयड बोलता है हाँ तुम क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, हेलो, अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो चलो रैंक को भूल जाते हैं और दोनों में एक डुअल करते हैं। और उसके बाद लॉयड अपने फावड़े को घुमाता है और नोमन के फेस के सामने पॉइंट कर देता है और वो बोलता है तो क्या डर रहे हो क्या। और ये देखकर नोमन गुस्से से बोलता है तुम
तुम इसके लिए जरूर पछताओगे। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है पैलेस के सीन, जहाँ पर जेवियर बोल रहा था क्या एक डुअल करने वाले हैं आप नूमन के साथ 1 मंथ के अंदर। यहीं से हमें पता चलता है कि जो डुअल होने वाला है वो 1 मंथ बाद होगा। और उसी के बाद जेवियर बोलता है क्या आपको तलवार चलाना आता भी है, और इसके रिप्लाई में लॉयड बोलता है नहीं रे यार मुझे चलाना कुछ भी नहीं आता, मैंने तो बस ऐसे ही फ्लो में बता दिया था उसे। और ये सुन के जेवियर बोलता है तो आगे क्या सोच के रखा है आपने। लॉयड बोलता है सोचना क्या है, तुम मुझे अपना स्वॉर्ड टेक्निक सिखाओगे। और ये सुनकर जेवियर बोलता है भूल जाओ इसके बारे में, मैं तुमको ये सिखाने नहीं वाला। और ये सुनकर लॉयड बोलता है क्या तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। और जेवियर बोलता है मैं किसी ऐसे एरे गैरे को अपना स्वॉर्ड टेक्निक नहीं सिखा सकता जिसके वजह से आम पब्लिक को दिक्कतों में फंसना पड़े, और उसके अलावा भी तुम्हारे जैसा बेकार आदमी मेरा स्वॉर्ड टेक्निक सीख भी नहीं पाए। और उसके रिप्लाई में लॉयड बोलता है तो तुम मोटा मोटी तौर पर यही बोलना चाह रहे हो कि तुम मुझे तुम्हारा स्वॉर्ड टेक्निक नहीं सिखाओगे, ऐसा ही ना। और उसी के बाद लॉयड ये भी बोलता है कि अगर तुमने मुझे स्वॉर्ड टेक्निक सिखा दिया तो मैं तुम्हारे इंसोम्निया बीमारी का क्योर बता दूंगा। और ये सुनकर जेवियर बहुत ही शॉक हो जाता है, वो सोचता है कि इसे इसके बारे में कैसे पता चला। और उसके बाद हम देखते हैं लॉयड मन में सोच रहा होता है इट्स बिकॉज कि मैंने बुक पढ़ के रखी है। तो उसी के बाद हमें जो नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन लाइट नोवेल थी उसके बारे में थोड़ा बताया जाता है, जहाँ पर टोटल 4 स्टेजेस होते हैं पावर लेवल के। सबसे नीचे आता है लो लेवल सोर्ड एक्सपर्ट, उसके बाद आता है मिड लेवल सोर्ड एक्सपर्ट, उसके बाद आता है हाई लेवल सोर्ड एक्सपर्ट, और सबसे जो टॉप पे आता है वो है सोर्ड मास्टर। और जेवियर जो है वो अभी हाई लेवल सोर्ड एक्सपर्ट के एकदम पीक पर है, मतलब अगर वो थोड़ी दिन ट्रेनिंग करे उसी के बाद वो सोर्ड मास्टर बन जाएगा। बट सोर्ड मास्टर बनने का एक ड्रॉबैक भी है कि अगर कोई सोर्ड मास्टर बन जाए तो उसका ह्यूमन सेंस इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जिसके मदद से वो कभी सो ही नहीं पाता। और अगर दूसरे भाषा में कहे तो ये एक सोर्ड मास्टर बनने का साइड इफेक्ट है। और उसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, लॉयड बोलता है तो क्या तुमने क्या सोचा, क्या तुम अपने इंसोम्निया का क्योर करवाना चाहोगे मुझे सोर्ड टेक्निक सिखाकर। और उसके बाद जेवियर बोलता है तो चलो ठीक है हम ट्राई करके देख ही लेते हैं। और उसके बाद लॉयड बोलता है क्या सच में, बाद में तुम अपने बात से मुकर मत जाना। और जेवियर मन में ही सोच रहा होता है हाँ मुझे पता है मैं अपने बात से नहीं मुकरूंगा क्योंकि तुम मुझे सुला ही नहीं पाओगे। और उसी के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन पर जेवियर तकिया लेके सो चुका है और लॉयड वहाँ पे खड़ा होकर बोलता है हा मैंने आखिरकार उसे सुला ही दिया। वैसे तो मैं खुद भी कंफर्म नहीं था मेरा जो ये ट्रिक है वो इंसोम्निया के ऊपर काम करेगा भी या नहीं, बट आखिरकार ये काम कर ही गया। पहले तो तुम्हें लगेगा ये एक गहरे नींद में तुम्हें सुला रहा है एक मैजिक स्पेल की तरह, बट क्या तुम्हें ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है, ये बस मेरे पास्ट लाइफ के क्लास बुक के टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने पिछले 18 बार एक के बाद एक रिपीट करके उसे बता ही रहा था, जिसके वजह से वो ये सुन कर सो गया। वैसे गाइस तुम लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ भी बोलो यार, अगर बुक पढ़ने बैठो तो नींद तो सबको आ जाती है, बाकी तुम चाहे कुछ भी करो सारा दिन तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम पढ़ने बैठो भाई, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तुम लोगों का पता नहीं, पढ़ने बैठूंगा नींद आने लग जाएगी। स्टोरी पे वापस आते हैं, फिर लॉयड बोलता है इसका स्वॉर्ड्समैनशिप अब मेरा हुआ। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर जेवियर बहुत ही फ्रेश मूड में है और वो बोलता है कि 50 चक्कर मारो इस ग्राउंड के। और ये सुनकर लॉयड थोड़ा सा हैरान हो जाता है, फिर वो चक्कर लगाने शुरू करते हैं। और ये देखकर जेवियर थोड़ा सोचने लगता है कि वो दौड़ रहा है वो भी बिना कुछ पूछे। और उसके बाद लॉयड जो है वो एक चक्कर ग्राउंड का लगाकर जेवियर के पास आता है और दौड़ते दौड़ते ही पूछता है मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, तुम मुझे कुछ स्किल्स या फिर टेक्निक क्यों नहीं सिखाते। और उसके बाद वो एक और चक्कर लगा के वापस आता है और फिर से बोलता है मुझे लग रहा था कि मैं ये करना नहीं चाहूंगा, मैं तुम्हारे बातों को रिफ्यूज कर दूंगा और पहले ही दिन हार मान लूंगा। और फिर से वो एक चक्कर लगाकर फिर से आता है और बोलता है और उसी के बाद तुम मुझे सिखाने के लिए मना कर दोगे, तुमने ऐसा ही सोचा था ना। और ये बातें सुनकर जेवियर जो है थोड़ा सा गुस्सा करता है। और उसी के बाद हम देखते हैं लॉयड हंसते हुए दौड़ रहा था और वो बोलता है मैं इस सारे के सारे ट्रेनिंग को फिनिश कर दूंगा और ताकतवर बन जाऊंगा। और उसी के बाद हम देखते हैं लॉयड दौड़ते दौड़ते ही मन में सोच रहा है ये मुश्किल तो है बट ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मैंने अपने पास्ट लाइफ पे सफर किया था। और फिर हमें लॉयड के पास्ट सेल्फ यानी सुहो किम की थोड़ी मेमोरीज दिखाई जाती है जहाँ पर वो बोलता है मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी जो मुझे घर पे वेलकम करे, मैं हर रोज एक ही तरह उठता था, एक ही तरह खाता था और एक बोरिंग लाइफस्टाइल फॉलो करता था और अपना पूरा का पूरा दिन गुजारता था कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर बिल्डिंग पर ईंटें उठाते हुए और रात में काम करता था नाइट ड्यूटी पर पैकेज डिलीवरी करके। मैं तब तक मेहनत करता रहा जब तक मेरी मौत नहीं हो गई। बट मेरे पुराने लाइफ से तो ये कहीं गुना आसान है। मेरे पुराने लाइफ पर मुझे होप थी कि मैं कभी ना कभी तो बेटर लाइफ डिजर्व करूंगा, बट वो दिन कभी आया ही नहीं। धीरे धीरे उम्मीद की रोशनी मेरे से और दूर जाती गई और एक दिन मुझे वो दिखना ही बंद हो गया। साला मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर ये दिन में कंस्ट्रक्शन का काम करता है
और रात में डिलीवरी का काम। तो ये सोता कब है? बाय द वे स्टोरी पे वापस आते हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लॉयड मन में सोचता है कि अगर मैं मेरी पिछली लाइफ से कंपेयर करूँ तो ये बहुत ही आसान है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि लॉयड को दौड़ते दौड़ते रात हो चुकी है और जेवियर ये देखकर सोचता है कि अगर तुम इतने ही पैशनेट हो इस टेक्निक को सीखने के लिए तो मैं जरूर तुम्हें अपना शॉर्ट टेक्निक सिखाऊंगा। और उसी के बाद हम देखते हैं लॉयड दौड़ते दौड़ते देखता है एक नोटिफिकेशन पैनल आया है जहाँ पर लिखा हुआ था कि जेवियर का इंप्रेशन रेट 1 पॉइंट से बढ़ चुका है, जो पहले -29 था अब -28 पर आ चुका है और आपने टोटल 18 पॉइंट्स अर्न किए हैं एक ही कैरेक्टर को इम्प्रेस करके और आपके पास अभी टोटल 39 पॉइंट्स है। और फिर हमें रात में महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो बैरन थे उनके सामने नोमन आता है और वो सारी बातें बता देता है। उसके रिप्लाई में बैरन बोलता है मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा कि उसने तुम्हें बैटल के लिए चैलेंज किया था। कुछ भी हो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तुम लोगों को डुअल करना ही है तो करो, बट उसके ऊपर ज्यादा हार्श मत होना और उसे कुछ सीरियस डैमेज मत दे देना, बट तुम उसके दिमाग को ठिकाने पर लाओ। और ये सुनकर नोमन बोलता है ठीक है माय लॉर्ड। और नोमन मन ही मन में सोच रहा होता है आखिरकार यही तो मैं चाहता था। फिर हम देखते हैं कि नोमन वहां से बाहर आ चुका है और वो सोच रहा है कि अगर मैं उस बेकार बेवड़े को मार भी दूं तो कोई मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, मैं बस इसे एक एक्सीडेंट की तरह दिखा दूंगा। उसके बाद मैं बैरन और बैरनेस को भी यहाँ से मार कर भाग जाऊंगा। उस बेवड़े को शुक्रिया कि उसने मुझे इस बेकार जगह से निकलने का एक बढ़िया सा रीजन दे दिया। और फिर हम एक टाइम स्किप देखते हैं पूरे 30 महीने के बाद का। यहाँ पर हम एक बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर नोमन और लॉयड सामने खड़े हुए थे और दूर में ही विजिटिंग प्लेस पर बैरन और बैरन, उन लोगों के पीछे ही हम देखते हैं जेवियर और बार्न खड़ा हुआ है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बैटलफील्ड का सीन जहाँ पर नोमन बोलता है कि मास्टर लॉयड तो क्या आप तैयार हैं? और लॉयड हमारा फावड़े को लेकर स्टंट करते हुए बोलता है बचपन से। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। यह वीडियो थी द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर का पार्ट 2। पार्ट 1 जिन लोगों ने भी नहीं देखा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही और भी मांगा रिलेटेड वीडियोस अगर तुम चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे नेक्स्ट कौन सा मानवा कवर करना चाहिए। तो गाइस मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अंटिल देन सायोनारा।